नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो नीट में अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं यानी 2010 से लेके 2021 तक उनका अपन यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो चैप्टर है वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। यानी अपन कह सकते हैं कि 1 घंटे का एक मुश्किल से इसके लिए लेक्चर होता है और आप इसमें सारी जानकारियाँ सीख भी लेते हैं और इससे क्वेश्चन भी अभी रेगुलर आ रहा है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिले नीट में। और जो चैप्टर जितने कम टाइम में कंप्लीट होते हैं और उनसे यदि क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं तो उन पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए कि एक्स दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र की सभी संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है। अपन यहाँ पे कह सकते हैं 3 चीज़ों के बारे में बातें होंगी, जिसमें एक होगा विद्युत क्षेत्र, एक होगा चुम्बकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के जो दोलन हैं वो एक दूसरे के लंबवत होंगे और इन दोनों लंबवत तो हो गए। जैसे ये ई वाई के अनुदिश है और बी जेड के अनुदिश है तो तरंग संचरण इन दोनों के भी लंबवत होगा। तो ये किसके अनुदिश है? एक्स के अनुदिश है। तो अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स दिशा में संचरित, तो अपन कह सकते हैं कि जो तरंग है उस तरंग के संचरण की दिशा धनात्मक एक्स दिशा में, ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं आई कैप के अनुदिश। अब अपने को पूछा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की संभव दिशाएं कौन सी हो सकती है 4 ऑप्शन में से। अब अपने को क्या करने पड़ेंगे, इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि जो लंबवत सदिश होते हैं दो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस ऑप्शन में ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा वो ऑप्शन अपना सही हो सकता है। तो चलिए जे डॉट जे करें तो जे डॉट जे करने से अपन कह सकते हैं 1 होगा, के डॉट के से भी 1 होगा तो 1 + 1 यानी 2 हो गया। तो ये कह सकते हैं 0 नहीं है, तो ये अपना सही ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, माइनस जे कैप डॉट माइनस जे कैप, तो ये हो गया आपका +1, प्लस के कैप डॉट माइनस के कैप, तो ये हो गया -1। तो इस वजह से आंसर 0 आ गया। तो अपन कह सकते हैं ये सेकंड ऑप्शन अपना सही हो सकता है। चलिए इसके आगे देखते हैं, जे डॉट जे और ये इसके साथ माइनस है तो अपन कह सकते हैं माइनस के डॉट माइनस के, तो ये भी कह सकते हैं -1। तो यहाँ से भी -2 आ रहा है, तो ये भी अपना ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि अपन चाहते हैं कि दो लंबवत राशियों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही चाहिए। इसके आगे देखें तो माइनस जे कैप डॉट माइनस जे कैप, तो ये हो गया आपका +1। के डॉट के कैप डॉट के कैप करें तो उसका आंसर भी कितना हो गया? +1। तो ये भी आंसर +2 के बराबर आया जो कि 0 नहीं था। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 अपना सही होगा। तो इस तरीके से अपन ने जाना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के दोलन आपस में लंबवत होते हैं और तरंग संचरण भी इनके लंबवत होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ई बी और सी आपस में लंबवत होते हैं। यानी एक जैसे अपन बात करें कि तरंग संचरण जैसे एक्स के अनुदिश है तो विद्युत क्षेत्र वाई के अनुदिश है, तो फिर अपन कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जेड के अनुदिश होगा। और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि एक्स वाई और जेड एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने को आते हैं, थ्योरी अपने को आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने का तरीका क्या होगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपन सीख जाएंगे, जिससे अपने को आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे वाले न्यूमेरिकल में देखते हैं। क्या बोला है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात क्या होगा। इसके साथ अपने को यह बताया है कि सी जो आपको बताया गया है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग है और अपन जानते हैं कि सी का मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है और ये निर्वात में होता है। चलिए इसका यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं क्योंकि इसलिए बताया कि यहाँ पे जो अनुपात दे रखे हैं वो C/1, 1/1 और 1/C इस तरीके से दिया है। चलिए इसको अपन देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आपको तीव्रताओं के बारे में पता होना चाहिए कि तीव्रता क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं कि तीव्रता I से दर्शाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ऊर्जा होगी एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में, तो इसको अपन तीव्रता बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ऊर्जा को U से दर्शाया है क्योंकि अपन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि जो C है यानी ये बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, उसका जो फॉर्मूला होता है C बराबर अपन कह सकते हैं इसमें होता है विद्युत क्षेत्र बटा चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये होता है और एक C का जो मान आता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, वो यहाँ से अपन कह सकते हैं C बराबर 1/√μ0 इंटू ε0 होता है। तो C बराबर क्या होगा? 1/√μ0 ε0। तो इस तरीके से हो गया। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब देखो
यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो तीव्रता है उसमें जो एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय है वो तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए सेम है। तो अपन कह सकते हैं जो तीव्रता है वो समानुपाती किसकी होगी, यू के। पहले नाम किसका है, चुंबकीय क्षेत्र, तो आई बी लिख सकते हैं। बाद में किसका है, विद्युत क्षेत्र, तो इसका आई ई लिख सकते हैं। इसके लिए देखो अपन कह सकते हैं ऊर्जा किसकी, तो चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा बटा किसकी, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा ई। अब देखिए अपन जानते हैं ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला किस किस के लिए, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में ऊर्जा, और उसके दो फॉर्मूले होते हैं। अपन कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/2 b² और विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है 1/2 ε0 × e²। ये जानते भी होंगे, चलो इनको डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, आयतन का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए आयतन की बात कर रहा है। तो ऊर्जा घनत्व को एज ए ऊर्जा ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए बी के लिए यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करूँ तो 1/2 b²/μ0। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए 1/2 ε0 × e²। ठीक है, यहाँ से अपन कह सकते हैं 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये बचा ऐसे, ये अपन यहाँ पे लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/μ0 ε0। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं b/e का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके मान रखो तो आप कहोगे देखो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, c² बराबर 1/μ0 ε0। तो ये तो हो गया आपका c²। ये क्या होगा देखो, ये e/b है तो इसका उल्टा क्या होगा 1/c, और उसका भी क्या होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं 1, यानी 1:1 इसका सही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आपको आगे से ध्यान रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं का योगदान बराबर होता है। यानी अपन कह सकते हैं जितना विद्युत क्षेत्र का होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का होगा, यानी 1:1 होगा। इसको अपन ने यहाँ पे प्रूफ भी ले लिया इसका, आगे से इसको ध्यान रखें जिससे आपको टाइम कम से कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में वेग दे रखा है v वेक्टर बराबर v i कैप। तो यहाँ से अपने को पता लगा कि जो तरंग है उस तरंग के संचरण की जो दिशा है उसकी दिशा आपको i कैप यानी x में दे रखी है। ठीक है, किसी क्षण पर विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दोलन +y x के अनुदिश है। इसके बाद अपने को बता दिया कि जो विद्युत क्षेत्र है उसके जो दोलन है उसकी जो दिशा है वो y यानी j कैप के अनुदिश है। तब इस विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की दिशा क्या होगी। तो अपने को एक बात पता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, कि तरंग संचरण की जो दिशा होती है या तरंग की जो दिशा होती है उसको अपन कहते हैं भाई सी से बताते हैं, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं। तो अब देखो ये तो फिक्स है कि आई कैप है, लेकिन अपन कह सकते हैं ये जो दे रखा है वो जे कैप है। अब जे कैप को किसके साथ क्रॉस यानी सदिश गुणन करें कि आंसर आई कैप आए, समझ रहे हो ना। अपन क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके तरंग संचरण की दिशा E क्रॉस B से दी जाती है और E का मान अपने को पता है कि जे कैप है। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि इस B की जगह क्या रखें कि आंसर आई कैप आ जाए। तो ये तो आपको पता ही है ना कि जिस तरीके से अपन यहाँ पे जो सदिश गुणन होता है उसको करने का तरीका अच्छे से जानते हैं। कैसे करते हैं, अपन कह सकते हैं यहाँ पे आई कैप हो, यहाँ पे जे कैप हो, तो यहाँ पे क्या होगा के कैप होगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। ये अपन जानते हैं कि आई क्रॉस जे आपका होता है के कैप। इसी तरीके से आप कहते हो कि जे क्रॉस के आपका आंसर होता है आई कैप। तो अब देखो जे क्रॉस यहाँ पे मैं के लिखूंगा तो आंसर आई कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं के कैप का मतलब क्या होगा, के कैप का मतलब होगा प्लस जेड दिशा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा कि तरंग के संचरण की दिशा दे रखी थी आई कैप के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के दोलन दे रखे थे जे कैप के अनुदिश, अपन को पता करना था बी की दिशा। तो अपन जानते हैं कि ई क्रॉस बी का आंसर आई कैप आना चाहिए, ई क्रॉस बी का आंसर आई कैप आना चाहिए। तो ई का मान है जे कैप, तो अपन कहेंगे इसको के कैप से जब सदिश गुणन करेंगे तभी आई कैप आ सकता है। तो यहाँ से दिशा निर्धारित होगी किसकी, बी की। तो इस तरीके से अपन ने दो क्वेश्चन देखे। आपने 2021 का क्वेश्चन देखा और ये 2018 का क्वेश्चन, यानी अपन कह सकते हैं कि 2018 का क्वेश्चन जो था वो 2021 के जैसा ही था, यानी 18 वाला जिसने किया उसने 21 वाला बड़े आराम से कर दिया। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मुक्त दिक् स्थान आकाश, यानी अपन कह सकते हैं कि ये निर्वात की बात कर रहा है। मैं किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान आपको दे रखा है ई आर एम एस 6 वोल्ट पर मीटर।
तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान क्या होगा आपसे पूछा गया है। अपन यहाँ पे जानते हैं कि जो c होता है यानी संचरण का जो वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है E/b। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं E यदि आपका वर्ग माध्य मूल है तो b भी क्या होगा, वर्ग माध्य मूल वाला मान होगा। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि c बराबर E/b जैसा होगा। क्या पता करना है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। तो सबसे पहले b तो निकाल लें। तो c का मान अपन जानते हैं कितना होता है 3 × 10⁸। e का मान 6 दे रखा है तो b RMS वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। कितना आएगा चलिए चेक करते हैं। तो अपन कह सकते हैं b RMS बराबर आएगा 6/3 × 10⁸। इसको आप सोल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं 2 × 10⁻⁸। ये आ गया b का RMS मान। लेकिन अपने को क्या चाहिए, शिखर मान। तो शिखर मान और RMS मान में संबंध क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। यानी ऐसे होता है b RMS बराबर b0/√2। इसका मान अपने पास आ गया, अपने को चाहिए b0। तो अपन कह सकते हैं शिखर मान के लिए अपन कह सकते हैं जो RMS मान आया है ना उसको गुणा कर देते हैं कितने से, √2 से। तो √2 गुणा में 2 × 10⁻⁸ आ गया। तो ये आपका मान आया 2√2। 2√2 गुणा करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 2.83 × 10⁻⁸। और ये आप पता क्या कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, तो उसका मात्रक होता है टेस्ला। तो इस तरीके से ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी अपन बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि फॉर्मूला आपको पता था, c बराबर E/b। जहाँ पे E RMS हो तो b भी RMS होगा। E RMS से b RMS कैलकुलेट किया और अपने को RMS मान नहीं चाहिए था, माध्य मूल मान नहीं चाहिए था, अपने को चाहिए था शिखर मान। तो इसका भी फॉर्मूला होता है कि RMS मान बराबर होता है शिखर मान बटा √2। तो इस तरीके से इसको भी अपन ने अच्छे से कंप्लीट करा। हाँ तो प्यारे दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है। यानी अपने को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले अपने को देखें यहाँ पे नियत वेग से गतिमान कोई आवेश बता रखा है, दूसरा बता रखा है स्थिर आवेश, और तीसरा तो बता रखा है आवेशहीन कण, और चौथा ऑप्शन दिया है कोई त्वरित आवेश। सबसे पहले आपको पता होना है कि जो स्थिर जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश से अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्थिर आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक बात है। दूसरा देखें नियत वेग से गतिमान कण। तो नियत वेग से गतिमान कण जो होता है ना वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो अपन कह सकते हैं कि नियत वेग से गतिमान कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। ये समझ में आ गया। लेकिन अपने को तो क्या उत्पन्न करना है, उत्पन्न करना था विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो आवेशन कण तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। चौथा कोई त्वरित आवेश। हाँ कोई त्वरित आवेश जो होगा वो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगा। तो यहाँ से अपन 3 क्वेश्चन सीखे। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नियत वेग से गतिमान कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और कोई त्वरित आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अपने को पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा की कोटि आपको दे रखी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है, यानी गामा किरणें होंगी, एक्स किरणें होंगी, अवरक्त किरणें होंगी या पराबैंगनी किरणें होंगी। ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो अपन क्या करते हैं कि जो ऊर्जा दी है उस ऊर्जा से लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य पता करते हैं, और वहां से अपने को पता लग जाएगा कि ये किस क्षेत्र में आती है। तो अपन जानते हैं कि जो ई का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12,400 बटा लैम्डा। ठीक है, तो अपन को पता करना था लैम्डा। तो लैम्डा बराबर लिख सकते हैं 12,400 बटा में ई। लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ई किस में होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं ई जो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। तो उससे जो आंसर आएगा लैम्डा का, वो लैम्डा का जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम आएगा। ये ज्ञान आपको होना चाहिए, फॉर्मूला आप लगा रहे हो तो कि ई का मान किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, लैम्डा का मान किस में होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस तरीके से अपने को पता है। तो अब हम इसके मान रख देते हैं। तो मान रखें तो ये कितना होगा, ये तो होगा 12,400 बटा में ई का मान देखो 15 किलो है, अपने को मान किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 15 × 10⁻3। ठीक है, ये मान किस में रखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं ऊपर 12,400 है और ये 15,000 है, तो अपन कह सकते हैं 1 से कम आएगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.826 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 के आसपास है या 1 से कम है। तो ये जो क्षेत्र होता है वो एक्स किरणों का होता है।
तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम का जो सदस्य होगा वो एक्स किरणों वाला होगा। तो इसमें सिंपल सा है, फॉर्मूला आपको पता होता, लैम्डा कैलकुलेट करते, लेकिन उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि एक से कम जो और एक के जो आसपास है वो वाला किसके लिए होता है। तो अपन कह सकते हैं वो किसके लिए होता है, एक्स किरणों के लिए होता है। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दशा में किसी माइक्रोवेव, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, वेव का मतलब होता है तरंग, तो माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग ओवन की जल युक्त भोजन पदार्थों को गर्म करने की दक्षता महत्तम कब होगी। यानी अपन कहेंगे कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसके अंदर जब अपन किसी को जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसको जब गर्म करने के लिए रखते हैं तो जल्दी से गर्म कब होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें जो गर्म करने का जो सिद्धांत होता है वो किस तरीके से होता है। तो उसमें अपन कहते हैं कि अनुनाद के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अनुनाद क्या होता है। अनुनाद उसी कंडीशन में होता है जब दो आवृत्तियां आपस में सेम हो जाएं। जब आवृत्तियां सेम होंगी तो वहाँ पे अनुनाद की कंडीशन उत्पन्न होती है और आयाम के मान यानी दोलन के आयाम अधिकतम होते हैं, जिससे ऊर्जा भी अधिकतम होती है। तो कब होगा ये, तो अपन कह सकते हैं अनुनाद होने के लिए जो सूक्ष्म तरंग है यानी जो माइक्रोवेव है यानी सूक्ष्म तरंग है, उन सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति यानी अपन कह रहे हैं कि सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति किसके बराबर होनी चाहिए। तो सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति जो जल के अणु है उनकी आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। यानी सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति जल के अणुओं की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं ना कि इस कंडीशन में सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति और जल के अणुओं की आवृत्ति क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने कहा था ये अनुनाद हो गया, और अनुनाद होने से अपन कह सकते हैं कि जल के अणुओं के दोलन के आयाम बढ़ गए हैं। दोलन के आयाम बढ़ गए हैं और आयाम जितने ज़्यादा होंगे तो अपन कह सकते हैं जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी तो ताप उतना ही बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि वो उतना ही गर्म होगा। तो ये इसका सिद्धांत होता है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या बोल रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में अवरक्त तरंग तापन उत्पन्न करती है। तो अवरक्त है यहाँ पे, तो अपन सूक्ष्म तरंगे ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन चला गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के सदृश होती है यानी बराबर होती है, ये बात एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोवेव की आवृत्ति का जल के अणुओं की प्राकृतिक आवृत्ति में कोई संबंध नहीं होता, नहीं इसी सिद्धांत पर तो ये कार्य करती है। चौथा बोला है कि सूक्ष्म तरंगे उष्मा की तरंगे हैं, यह सदैव उष्मा उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है। इसमें जो अपन ने देखा वो सिद्धांत सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये अपना डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सामान्य से क्वेश्चन था। हाँ तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि निर्वात में किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंध विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर बराबर 40 आई कैप कोस के जेड माइनस 6 इंटू 10⁸ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ पे कैपिटल ई वोल्ट पर मीटर में, जेड मीटर में, टी सेकंड में है। तो आपको बताना है कि तरंग गुणांक के का मान क्या होगा। तो तरंग गुणांक के का मान आपको चाहिए, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका अपन तरंग के समीकरण से तुलना करते हैं। तो तरंग का समीकरण अपन देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई बराबर ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे देखो अपन कह सकते हैं के का मान चाहिए। के अपन कह सकते हैं तरंग गुणांक या इसको तरंग नियतांक भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है के बराबर ओमेगा बटा वी। ओमेगा का मान तो अपन तुलना करके निकाल लेंगे कि ये जो है 6 इंटू 10⁸ वो ओमेगा है, 6 इंटू 10⁸ वी यानी अपन कहेंगे तरंग का वेग कितना होगा। सबसे पहले देखिए तरंग कौन सी है, तो तरंग है आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग, और किस में पूछा है, निर्वात में। तो अपन जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्वात में जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग होता है c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहाँ पे होता है, निर्वात में। तो ये इसका मान हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 2, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाओगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि तरंग का समीकरण क्या होता है। तो ई बराबर ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, ओमेगा निकाल लिया। और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि निर्वात में संचरित किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए चुम्बकीय तथा विद्युत क्षेत्र के आयामों का अनुपात होता है। यानी अपने से पूछ रहा है कि चुम्बकीय तथा विद्युत क्षेत्र के आयामों का अनुपात क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि निर्वात में इसका जो फॉर्मूला होता है c बराबर e बटा b। यानी अपन कह सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग c होगा वो क्या होगा, e बटा v।
ये क्या होगा, ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र का आयाम और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रों के आयामों का अनुपात, तो इसका उल्टा कर दें तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि B बटा E बराबर क्या होगा 1 बटा C। B बटा E क्या हुआ 1 बटा C। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन कह रहा है कि 1 होगा, नहीं 1 तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर, नहीं निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है भाई, 1 बटा C के बराबर है। निर्वात में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर, हाँ ये सही है। पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, निर्वात में चुंबकीय या जिसको व्यापकता बोलते हैं चुंबकशीलता तथा विद्युत स्वीकार्यता के अनुपात के बराबर। तो ऐसा थोड़ी है कि अपन ऐसे कहेंगे म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो अपन कह सकते हैं ये 1 बटा C यानी निर्वात में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि नीट 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस जेड एक्स की दिशा में गमन करती हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का किस तरीके से निरूपण किया जाएगा। सबसे पहले देखें अपने को दिया क्या है, कह रहा है कि जो दिशा है इसकी गमन की दिशा वो प्लस जेड के अनुदिश है। वैसे अपन इस डायग्राम को बना रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्लस जेड के अनुदिश है, अपन सामान्यतः समझ रहे हैं कि यदि तरंग संचरण एक्स के अनुदिश है तो विद्युत क्षेत्र इसमें वाई के अनुदिश है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र जेड के अनुदिश है। अपन कह सकते हैं एक्स वाई जेड आपस में लंबवत होते हैं, तो इसी तरीके से तरंग संचरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का अपन यूज यहाँ पे करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपने को दिया है कि तरंग संचरण की जो दिशा है, यानी अपने से पूछा जाए कि तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तो आपका आंसर होगा प्लस जेड। और प्लस जेड से आप कह सकते हैं कि के कैप सही है, ठीक है ये समझ में आ गया। अब आप कह सकते हो कि तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो आप देते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से किसकी दिशा बताते हो, तो उसकी दिशा बताते हैं अपन तरंग संचरण की दिशा। किसकी दिशा, तरंग संचरण की दिशा। अब ये देखो ये तरंग संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी, ई क्रॉस बी से। अब देख ई क्रॉस बी करना है और आंसर क्या आना चाहिए, के कैप आना चाहिए। ई क्रॉस बी करेंगे आंसर आना चाहिए के कैप। तो इसके लिए आपको सदिश का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। कैसे, अपन कह सकते हैं इस तरीके से एक गोला बनाते हैं, इसके अंदर अपन इस दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन कहते हैं कि ये वाला जो अपना है वो आई कैप है, ये वाला अपना जे कैप है और ये मान लेते हैं के कैप है। सबसे पहले देखो ई क्रॉस बी करेगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आंसर किसके बराबर होगा, पहला ऑप्शन कहेगा के कैप के अनुदिश होगा। तो ये तो चाहिए था कि आई क्रॉस बी करें तो तरंग संचरण आना चाहिए और तरंग संचरण प्लस जेड के अनुदिश यानी के कैप के अनुदिश आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में वैसे ही आ रहा है, तभी तक अपन कह सकते हैं पहला ऑप्शन अपना सही है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या देगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आंसर आएगा जे कैप, तो जे कैप नहीं है ये गलत हो गया। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टे गए तो आपका आंसर आएगा माइनस के कैप, ये भी नहीं होगा। जे क्रॉस के आई आएगा, वो भी आंसर नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन अपन ऐसा क्वेश्चन तीसरी बार कर रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि तरंग संचरण की दिशा ई क्रॉस बी से दे सकते हैं और ई क्रॉस बी के लिए आपको सदिश गुणन करना आना चाहिए। यानी यदि आपको आई और जे दिया है तो आई क्रॉस जे का मान के कैप के बराबर होगा। ये ज्ञान आपको होता है तो तरंग संचरण की दिशा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 2010 का क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। कह रहा है कि मुक्त आकाश में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, वो दिया जाता है इससे, ठीक है, जहाँ पे टी सेकंड में एक्स मीटर में। तब आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कौन कौन से सही होंगे। सबसे पहले कह रहा है कि लैम्डा बता दो, दूसरा कह रहा है तरंग संख्या। सबसे पहले इसका अपन तुलना करते हैं कि भाई अपन जानते हैं कि जो तरंग का समीकरण होता है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर ई नोट, ये क्या होगा तरंग का आयाम होगा जो अपने को पूछ भी रखा है, ई नोट कोस, और यहाँ पे कह सकते हैं टी का गुणांक होता है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, और ये इसने इसकी दिशा बताई है जे कैप, ठीक। अब देखो सबसे पहले तरंग का आयाम देखते हैं, तो भाई ई नोट की जगह क्या लिखा है 10 लिखा है, तो अपन कह सकते हैं तरंग का आयाम तो सही होगा। तो इससे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है कि तरंग का आयाम ई नोट बराबर तो 10 और इकाई क्या चल रही है वोल्ट पर मीटर, तो ये ऑप्शन सही है। यानी अपन कह सकते हैं तरंग का आयाम सही होगा। उसके बाद अपने को तरंग की संख्या, तो तरंग की संख्या यानी बी वाले ऑप्शन की बात करें तो तरंग की संख्या के होता है और के बराबर होता है ओमेगा बटा वी। ओमेगा कितना है तुलना कर लो 10 की घात 7 है,
v भाई निर्वात है, तो उसमें अपन कह सकते हैं जो v होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यहाँ से अपना उत्तर आता है 1/30। 1/30 को सोल्व करें तो 1/3 होता है 0.33, और उसमें 10 का भाग और देंगे तो 0.033 ऐसा उत्तर आएगा। इसमें कह रहा है कि 0.33, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। तो तीसरा अपन देखें, बी देख लिया। अब लैम्डा देख लेते हैं कि लैम्डा क्या आएगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2π/λ, और अपने को चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कह सकते हो 2π/k, और के आप सोल्व कर चुके हो। के क्या आया 1/30, तो अपन कह सकते हैं 2π बटा में 1/30, तो ये उत्तर आ गया आपका 60π। जब 60π को 60 से 3 से गुणा करें लगभग तो 180 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 60 × पाई का मान जो आएगा वो 188.4 मीटर आएगा। यानी अपन कह सकते हैं ए ऑप्शन भी आपका सही है। अब चौथा ऑप्शन यानी डी दिया है कि तरंग प्लस एक्स दिशा की ओर गमन कर रही है। तो यहाँ से आपको नॉलेज होना चाहिए कि टी तथा एक्स के चिन्ह यदि समान है, टी तथा एक्स के चिन्ह समान है, तो अपन कह सकते हैं ये वाली किस में जाएगी, ये जाएगी -x में। यदि टी और एक्स के विपरीत चिन्ह होता तो ये किस में जाती, +x में। तो ये कह सकते हैं कि तरंग -x दिशा में संचरित होगी, क्योंकि टी तथा एक्स समान चिन्ह के हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए और सी। तो ए और सी देखें तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि तरंग की जो मूलभूत समीकरण होती है, यानी जो सामान्य समीकरण होती हैं, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जो कि है नीट 2010 का। क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी आपको पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अपन कह सकते हैं 3 कथन सत्य होंगे और 1 गलत होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी द्रवात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सही बात है क्या? तो अपन कह सकते हैं, देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये अपन जानते हैं। और अपन ये भी लिखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे में एक प्रकाश तरंग भी होती है, और अपन जानते हैं कि प्रकाश तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो अपन कह सकते हैं ये कथन सही है। क्या है सही? सही क्यों अपन लिखते हैं ट्रू, तो ये सही हो गया। दूसरा देखो, विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र सदिश दोनों ही उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक ही समय और एक ही स्थान पर प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखो, जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपन कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र ऊपर जा रहा है, चुम्बकीय क्षेत्र जेड की तरफ आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं जब दोनों का 0 है, ई भी 0 बी भी 0, ये इसका जब उच्चिष्ट है तो उसका भी उच्चिष्ट है। तो अपन कह सकते हैं, देखो, पोजीशन भी एक है, समय भी एक है। इसके बाद दोबारा देखो, जब 0 दोनों ने प्राप्त किया तो एक साथ प्राप्त किया। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक साथ तो मैक्सिमा होते हैं, दोनों एक साथ मिनिमा होते हैं, समय और स्थान दोनों सेम होते हैं। ये कथन भी आपका सत्य है। चलो थर्ड ऑप्शन देखो, इन तरंगों में विद्युत और चुम्बकीय सदिशों के बीच ऊर्जा का समान वितरण होता है। एक अपन ने क्वेश्चन करा था नीट 2020 का, वो क्वेश्चन यही था। उसमें लिखा था विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत तथा चुम्बकीय जो तीव्रता होती हैं उनका कितना कितना सहयोग होता है। तो अपना उत्तर आया था 1:1। तो अपन कह सकते हैं समान वितरण है। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि 2010 का क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो 2020 का बड़े आराम से हो गया। तो ये तो इंपॉर्टेंस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये मिलता है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि इन तरंगों में विद्युत और चुम्बकीय सदिशों के बीच ऊर्जा का समान वितरण होता है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। आगे बढ़ो और फोर्थ देखो, इन तरंगों में विद्युत सदिश चुम्बकीय सदिश एक दूसरे के समांतर, ये गलत बात है। अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र, प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा तीनों ही आपस में लंबवत होते हैं। तो इसने तो बोला कि विद्युत सदिश और चुम्बकीय सदिश एक दूसरे के समांतर है, तो इस वजह से ये गलत है। और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। भाई तरंग संचरण की दिशा के तो ये दोनों लंबवत होते हैं, लेकिन दोनों समांतर तो नहीं होते ना, तो इस वजह से ये कथन आपका गलत है। तो यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें पूछा था सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो असत्य है तो यही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो इस तरीके से अपन ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के जितने भी नीट में 2010 से 2021 तक क्वेश्चन पूछे थे उनका यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन देखा। यदि आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर हो जाता है कि आने वाले टाइम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगे हमारा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।